नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मी ठाकुर सिंघल आपको आज एक ऐसे विशेष व्यक्ति के पास हम ले चल रहे हैं संचार माध्यम के द्वारा, क्योंकि कोरोना काल में बहुत ही ज़्यादा परेशानियां हैं, लेकिन वो ऊर्जा से भरपूर समाज के लिए पूरी शक्ति के साथ कार्य कर रहे हैं और गुजरात से 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं और आज कामधेनु आयोग के राष्ट्रीय चेयरमैन भी हैं और गाय के लिए इतना जो काम कर रहे हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि कैसे बनेगा भारत विश्व गुरु गाय के साथ। तो चलिए चलते हैं हम वल्लभ भाई कथरिया जी के पास, जो कि बड़े प्यारी जिनकी मुस्कान है और समाज के लिए तत्पर हैं। आए दिन आप लोग उनके संपर्क में रहते हैं, उनसे बात करते हैं। कितनी सरलता उनके अंदर है अभी आपको देखने को मिलेगी। लोग देखने लगे हैं, लाइक करने लगे हैं। चलिए चलते हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं लोटस टावर टीवी की तरफ से। नमस्कार वल्लभ भाई कथरिया जी। जी नमस्कार। वंदे गो मातरम। वंदे गो मातरम। आपने मास्क लगा रखा है। ज्यादातर आप संचार माध्यम से लगातार बने हुए हैं। आप 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और इतनी ऊर्जावान आपके अंदर जो शक्ति है, तो वो उसको देखने के लिए अक्सर लोग ललायित रहते हैं। तो हमारा अभिनंदन स्वीकार करिए लोटस टावर टीवी की तरफ से। धन्यवाद। किस तरीके से कोरोना काल में लोग इतने डरे हुए हैं, परंतु आप हमेशा लाइमलाइट में हैं, कार्य कर रहे हैं, इधर से उधर चल रहे हैं। ये गाय भी रखी हुई है, यहाँ पर हम दिखा देते हैं। देखिए गाय कैसे आपने बिल्कुल अपने करीब रखी हुई है। तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा विषय है जिसकी ऊर्जा आपके अंदर इतनी भरपूर है। बहुत सही बात कही आपने जी। मैं किसान बच्चा हूँ जी। गांव में जन्मा हूँ, खेती की है जी। खेती यानी कि पूरी लेबरस जो कहते हैं ना, मजदूरी के सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक मेरे फादर मुझे खेती करवाते थे। अच्छा। और उसमें भी जो ऊर्जा का रहस्य वो मेरी गाय है। अच्छा। मैं छोटा था जी। तो हमारे घर में नेचुरल कोर्स में किसान परिवार, तो गाय, बछड़े, बछड़िया, बैल सब था जी। मेरी एक गाय जो बहुत प्रिय थी, उस प्रिय गाय के बारे में मैं कहूँगा कि पढ़ता था तब शाम को 5 बजे हमारी स्कूल से हम छुट्टी होकर के घर पे आते थे जी। उस समय स्कूल का समय 11 से 5 का गांव में रहता था जी। गाय भी चर करके घर पे आती थी। तो मेरा पहला काम रहता था गाय को वो खानदान देना और गाय को पानी पिलाना। घर में ही बोरवेल था तो पानी पिलाना। ऐसे समय में ही मेरी मदर आ जाती थी खेत से जी काम करके, तो पहला काम वो करती थी गाय को दोहने का। वही हमारे कैंपस में घर के फली में जैसे वो गाय का दूध दो लेती थी, पहला मेरा काम था जितना हो सके उतना ताजा दूध गाय का मैं पी लेता था और बाद में होमवर्क करने बैठता था स्कूल का। अच्छा। और ये गाय को मैं इतना प्यारी थी कि रात को 4 बजे भी मैं जब वो गाय को घास खिलाने चलता था तो बैल से लेकर के मैं गाय को खिला देता था ज्यादा, क्योंकि मुझे बैल के देना चाहिए, लेकिन मैं मानता था गाय मुझे दूध पिलाती है ना। अच्छा। इसलिए उनको मैं हट्टी कट्टी रखूं। जी। ये ऊर्जा है इनके कारण कि गाय का दूध पिया, गाय का घी खाया। जी। कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तब भी मेरी माँ गाय का घी 5-5 किलो और वो शक्कर उसमें बाकी का सभी मसाले डाल करके, आज कोरोना काल है ना, तो मरी मसाले सूंठ सब डाल करके हल्दी मुझे भेजती थी। और मैं कहूँगा कि आज तक मैं 128 टाइम्स 128 बार जो रक्तदान कर सका हूँ और हेल्दी रह सका हूँ। रक्तदान कर चुके हैं इतनी बार? 128 टाइम। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। उनका श्रेय जाता है मेरी गौ माता को। अच्छा। जो गौ माता का दूध, घी, दही मैंने खाया और उनके संसर्ग में रहा, और बाद में अनायास यानी कुदरत का कोई संकेत होगा कि आदरणीय मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब मुझे गुजरात गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया। अच्छा। और वहाँ 7 साल तक गाय के बारे में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ सर्वांगीण गाय कैसे राष्ट्र विकास का एक अभूतपूर्व योगदान दे सकती है, उसके बारे में अलग अलग खूब काम किए। गौ रक्षा, गौ पालन, गौ संवर्धन,
गौ आधारित कृषि, गौ आधारित आरोग्य, गौ आधारित पर्यावरण रक्षा, गौ आधारित उद्यम और गौ आधारित विमेन्स एम्पावरमेंट, महिला को कैसे सशक्तिकरण करे, युवा को कैसे रोजगार एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप कैसे ला सके, ये सब काम हमने वहाँ किए। और बाद में जब आदरणीय मोदी जी यहाँ प्राइम मिनिस्टर बने तो आपने यहाँ राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, यहाँ नाम रखा है, पहली बार इसका गठन हुआ, पहली बार गठन किया क्योंकि कामधेनु यानी कि सभी इच्छा पूर्ति करने वाले। तो ये देश के विकास के लिए गौ संवर्धन राष्ट्र संवर्धन, गौ सेवा राष्ट्र सेवा, तो गाय को जोड़ करके कैसे देश की सेवा हो सकती है, आधारित उद्यम व्यवस्था के आधार पर कैसे बना सकते हैं, ये काम राष्ट्रीय कामधेनु आयोग भली भांति से शुरू किया है। करीब करीब 40 से ज्यादा मिनिस्ट्री के साथ राष्ट्रीय कामधेनु आयोग उनको जोड़ करके, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन तो है ही, एग्रीकल्चर है, वहां से लेकर के ग्राम विकास से लेकर के एजुकेशन से लेकर के फॉरेन मिनिस्ट्री तक, टूरिज्म मिनिस्ट्री तक, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री हो, एमएसएमई हो, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हो, फाइनेंस हो, रक्षा मंत्रालय हो, ये सभी मंत्रालय के साथ कोई न कोई रूप से गाय को जोड़ रहे हैं। आरोग्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, ये सब, और उसमें गाय का रोल, ये काम भली भांति हम राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की ओर से शुरू किया। जो अभी लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना काल चल रहा है, तो आप चेयरमैन हैं, तो आपको तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। लोगों के संपर्क में, मतलब पहले रूबरू बैठ के बात करते थे, अभी आप क्या संचार व्यवस्थाओं का सहयोग ले रहे हैं इस तरीके से? पूरा, अब तो जिसे कहा ना कि कोरोना काल में जो कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आपत्ति को अवसर में कैसे पलटना, ये हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने अच्छा है सबको सिखाया है। तो ये कोरोना काल में कम से कम जो अच्छा हुआ, उसमें ये वेबिनार, ये तो संचार माध्यमों के द्वारा पूरे समाज की, और समाज के पूरे देश विदेश के लोगों से भी जुड़ करके अपनी बात को रखना, अपने विषय को समझाना और उसके बारे में कैसे आगे बढ़ना, ये बहुत चर्चा विमर्श बहुत हुआ। और आप जैसे कहते हैं कि कोरोना काल ये पैंडेमिक है, हमारे शास्त्रों में, हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में, हमारे पंचगव्य, जो गाय का पंचगव्य होता है, उसमें इतनी ताकत है, इतना लिखा हुआ उसमें है कि भाई जो वायरस यानी कि विषाणु, महाविषाणु शब्द है, हम इंग्लिश में वायरस कहते हैं, बैक्टीरिया को वहाँ जीवाणु कहते हैं, और ये पैंडेमिक यानी कि पूरे विश्व में, तो वहाँ जनपदोध्वंस के पूरे जनपद यानी कि पूरा स्टेट के स्टेट उनसे अफेक्टेड हो जाते थे। ऐसे रोगों का भी निवारण, ऐसे रोगों की सारवार कैसे करना, उनके लिए क्या क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, ये सब कुछ अपने शास्त्रों में, आयुर्वेद में सब लिखा है। उसके आधार पर हमने गाय और पंचगव्य, गाय कहते ना कि जीता जागता औषधालय है, चलता फिरता औषधालय, चलता फिरता रुग्णालय है, चलता फिरता देवालय तो है ही, क्योंकि एक हम कहते हैं कि 3 करोड़ देवता का वास है, तो ये सब 33 करोड़ देवता का वास है। तो ये सब बातें को ध्यान में रख करके वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक माइंडसेट से अपने समाज के लोगों को गाय के पंचगव्य यानी कि गाय का दूध, दही, घी, तो तीन आइटम गाय के दूध से बने, गाय का गौमूत्र और गोबर, ये ऑल आर रियली बेस्ट मेडिसिन। तो उनका मेडिसिन के तरीके से कैसे उपयोग करके ऐसे रोगों के लिए उनकी सारवार, गाय का ये पंचगव्य प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए है कि हम चाहते हैं कि आयुर्वेद चाहता है कि तंदुरुस्त रहे, बीमारी न पड़े, तो पहला काम है तंदुरुस्त रहने का, तो इसके लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन, प्रोमोटिव मेडिसिन, अच्छी हेल्थ हो, अच्छे इंटेलेक्चुअल, ताजगी भर, जैसे ऊर्जावान, उसके लिए भी गाय का पंचगव्य, और बीमार हो जाए तो बीमारी से हटने के लिए, फिर से स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए उनमें भी उपयोग। ये सब को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग आजकल ये रिसर्च के साथ, आयुष मंत्रालय के साथ, बाकी अलग अलग मिनिस्ट्री के साथ जुड़ करके रिसर्च का काम कैसे हो कि जो पंचगव्य दवाई एकदम आधुनिक तरीके से लेबोरेटरी टेस्ट के साथ, हम कहते हैं ICMR, अब सबको पता चल गया है, WHO के बहुत नाम सुना है, उनकी जो गाइडलाइन होती है और जो टेक्नोलॉजी उनके आधार पर टेस्ट करके
ऐसी हमारी दवाई, आयुर्वेद की दवाई, साथ ही पंचगव्य की दवाई, उनका कोरोना में कैसे प्रिवेंशन और क्यूरेटिव के लिए उपयोग करना, ये काम भली भांति राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने पूरे देश में अलग अलग सेंटर में जहाँ जहाँ कोविड हॉस्पिटल है वहाँ शुरू किया है। वाह, बहुत अच्छी बात है। और साथ के साथ क्योंकि आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लिया और उनके समय आप गुजरात में रहे और अब पूरे केंद्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आपका कामधेनु के साथ एकदम नाम पूरी दुनिया में फैल रहा है, तो आपको बधाई तो देनी ही पड़ेगी। और साथ में आपका दिल कैसे खुश है कि जो इतने कई सालों से एक समस्या थी कि भाई अब हम मतलब ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, तो अब जो 5 तारीख को शिलान्यास हो रहा है उसके लिए आपका मन कैसा खुशी से नाच रहा है, उसके लिए भी कुछ बताइए। बहुत सही बात कही जी। आपने पूछा तो मैं 1980 में चला गया जी। जब मैं राजकोट में हमारे एक कार्यकर्ता है, उन्होंने राम मंदिर के लिए राम की छवि लेकर के रेकड़ी को क्या बोलते हैं, जो ठेला नहीं है, बड़ी जो 4 पहिया वाली सब्जी लेकर के गांव में रेडी लेकर के हमारे एक कार्यकर्ता मेन राजकोट के रोड पर निकल करके भगवान श्री राम की जय बुलाने के लिए जय श्री राम के नारा लगाते थे। उस समय का उनका सपना था कि हमारे अयोध्या में राम मंदिर बने। जी। बाद में तो हमने देखा कि बाबरी ध्वंस होया, राम के लिए यात्रा, अयोध्या तक की यात्रा हुई, उसमें भी मेरा सौभाग्य रहा कि अरुण के साथ सोमनाथ से लेकर के पूरे गुजरात में जहाँ तक पहुंचे, वहाँ हमारा नरेंद्र भाई, मतलब आपका भी बहुत संघर्ष रहा है, इसलिए मैंने ये सवाल उठाया आपसे। और अब तो बड़ी इतनी प्रसन्नता है जी कि हमारा एक जो स्वप्न राम राज्य का है, कल्याण राज्य का है जी, वो पूरा करने में एक राम मंदिर है हमारी आस्था का केंद्र है। आजकल जब ये सीरियल चल रही थी ना रामायण, हाँ जी, कोरोना में तो हमने देखा कि राम का महत्व, राम भगवान एक भगवान के रूप में उनका एक व्यक्तित्व, एक पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो ये बात को फिर से समाज को समझानी पड़ेगी जी, संस्कारी बनाने के लिए जी, समाज को एक अच्छा समाज बनाना है जी, और राम राज्य लाना है तो नेचुरली तो सभी राम के गुण आने चाहिए जी। इसमें ये हमारा राम मंदिर एक निर्माण का काम एक निमित्त बनेगा और इसके लिए बड़ी प्रसन्नता है कि पूरा देश देख रहा है और माननीय प्रधानमंत्री के हस्तों से खुद इनका शिलान्यास होगा जी। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। ये जो भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है और क्या कहते हैं, जो नंदीग्राम की जो पुनर्स्थापना अयोध्या में जो आप करने जा रहे हैं, मतलब आपकी एक योजना है, उसके बारे में आपका जो स्वप्न है वो क्या, इस उद्घाटन के बाद आप वहाँ 182 ब्लॉक्स में आपके साथ इंडो यूरोपियन चैम्बर का भी भागीदारी है, तो आप करने जा रहे हैं, उसका थोड़ा सा आप खुलासा करिए। बड़ी प्रसन्नता है कि इंडो यूरोपियन जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जी जो इंटरनेशनल लेवल पर बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं, अयोध्या को एक स्पिरिचुअल जोन बना करके 182 ब्लॉक्स में एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच के साथ जो राम राज्य की हमारी कल्पना, ऐसे आधार पर ऐसी एक समाज व्यवस्था वाला एक आदर्श मॉडल बने, उसमें गौशाला होगी, गौ आधारित समाज व्यवस्था, गौ आधारित अर्थव्यवस्था। और उसमें नंदीग्राम इसीलिए कि भगवान राम जब वनवास में गए थे तो भरत जी ने जहाँ सरयू के किनारे जो 14 वर्ष से वहाँ जहाँ बैठ करके राम राज्य चलाया, उनके पूरा राज्य शासन चलाया, वो जगह नंदीग्राम, वहाँ गौशाला थी जी। तो उनको भी ऐसे ये स्वप्न को भी जैसे राम मंदिर का पूर्ण निर्माण हुआ है, हो रहा है, वैसे ही नंदीग्राम में भी एक आदर्श गौशाला वहाँ बनेगी जो राम राज्य का एक प्रतीक होगा। और बाकी के ऐसे 182 ब्लॉक में भी अच्छी गौसदन बने। एक भी गाय, हमारा स्वप्न है, एक भी गाय बेसहारा न हो, गाय घर घर पे गाय, गांव गांव में अच्छी गौशाला, गांव गांव में अच्छा नंदी, ये हमारा स्वप्न है। और गौ आधारित समाज व्यवस्था, गौ आधारित आर्थिक रूप से काउ सेंट्रिक इकोनॉमी, मैं तो ये कहूँगा कि आजकल जो यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, देयर आर 17 गोल्स, 17 गोल तय किए कि भाई पूरा विश्व
कैसा होना चाहिए जी। उनमें गरीबी निवारण से लेकर कुपोषण से लेकर के विमेन्स एम्पावरमेंट, यूथ एम्प्लॉयमेंट हो, पर्यावरण रक्षा हो, जल रक्षा हो, सभी इंटरनेशनल कोऑपरेशन तक का, ये सभी ऑल कैन बी फुलफिल्ड बाय काउ सेंट्रिक एनवायरमेंट, काउ सेंट्रिक इकोसिस्टम। तो गौ आधारित समाज व्यवस्था में ये राम राज्य की कल्पना का जो 182 ब्लॉक बनने वाले हैं उसमें एक गौ आधारित समाज व्यवस्था में उनका हमारा एक अच्छा योगदान रहेगा। बहुत अच्छा। आपसे बात करते हुए मन तो बिल्कुल क्या कहते हैं, बहुत आपसे बात करना और समय मिलना बहुत अच्छी बात है। हम हर मंच पे माननीय प्रधानमंत्री जी को देखते हैं तो वो कहते हैं कि अब भारत हमारा विश्व गुरु बनेगा। कुछ लोग विश्व गुरु को कैसे देखते हैं, वो आपकी दृष्टि से आप कैसे देख रहे हैं कि विश्व गुरु कैसे बन रहा है? देखिए, विश्व गुरु यानी वसुधैव कुटुंबकम की हमारी जो कल्पना जी, विश्व गुरु यानी सर्वे सुख न संतु, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् जी। हम ऐसा विश्व चाहते हैं जो हम तो, क्योंकि हम ये लोक से लेकर परलोक की चिंता करने वाले हैं। हमारे यहाँ तो व्यक्ति समष्टि से परमेष्टि तक की कल्पना दी है। हमारा देश और हमारी संस्कृति ये अध्यात्म प्रधान संस्कृति है, यानी कि कीड़ी और कीड़ी क्या की चींटी से लेकर के हाथी तक का कल्याण बराबर उनकी, यानी कि ऐसा एक समाज व्यवस्था होनी चाहिए कि जो अपना देश हासिल करे और बाद में पूरे विश्व को मार्गदर्शित करे, पूरे विश्व को गाइड करे कि भाई इसी आधार पर, जैसे आजकल केवल कैपिटलिज्म से दुनिया का भला नहीं होने वाला है जी, वो तो देख लिया, कम्युनलिज्म भी गया, वो तो डैमेज हो, वो भी दफन हो गया। हाँ जी। लेकिन जो शोषण युक्त समाज व्यवस्था है वो कहीं नहीं चलेगी। हमारे यहाँ तो गाय का दोहन की बोलते हैं कि पोषण युक्त या इतना काम करो कि यानी कि इकोसिस्टम सर्व जीव हितावह जी, सभी जीव को यानी कि लिविंग विद नेचर जी, कुदरत के साथ, प्रकृति के साथ सहजीवन वाली हमारी जो व्यवस्था थी, एक आदर्श व्यवस्था थी। ये हमारी अब पढ़ाई में ऋषि कुल की गुरुकुल व्यवस्था हो या तो गाँव की एक अच्छी आदर्श गाँव व्यवस्था हो, गौ आधार गाय के साथ रह करके हमारी गौ आधारित कृषि व्यवस्था हो, ये सब जो पहलू है, ऐसा हमारा देश फिर से समृद्ध हो। हम कहते हैं कि दूध की नदियां बहे, यानी कि एक समृद्धि आए। लेकिन समृद्धि केवल नहीं, उसके लिए भी हमारा सपना है कि सुखी समृद्ध तो बने, लेकिन साथ में देश सुरक्षित हो, देश पूरा शिक्षित हो, देश पूरा स्वस्थ हो, निरामय हो, साथ में पूरा देश स्वावलंबी भी हो, संस्कारी भी हो, समरस हो, या नात जात का भेद न हो, केवल देश, कहते हैं राष्ट्र प्रथम, बाद में हम व्यक्ति। तो ऐसा विचार सोचने वाले, एक राष्ट्रवाद की कल्पना करने वाला पूरा समाज, एक समरस समाज, एक एकात्म मानववाद की जो हमारे कल्पना की थी दीनदयाल उपाध्याय जी ने, यानी कि सबको साथ में लेके ऐसी एक समाज व्यवस्था का निर्माण, ये भारत विश्व गुरु हो। ऐसा विश्व गुरु बनेगा तो दूसरों को सलाह भी दे सकेगा, दूसरों को गाइड भी कर सकेगा, और पूरे विश्व में ऐसी बात फैले जो पहले थी। हमारा कंबोडिया से लेकर के बुद्धिज्म, वैसे तो हिंदुइज्म का ही पार्ट है, बुद्धिज्म है, हमारी भारतीय संस्कृति का कल्चर है। हाँ, तो ये जो पूरे विश्व में फैला था, ऐसा एक विचार, हम कोई साम्राज्यवाद नहीं चाहते। भगवान राम ने लंका जीती थी, लेकिन वो विभीषण को देके आए, उन्होंने नहीं कहा कि वो हमारी अयोध्या का पार्ट बनेगा। ऐसी एक व्यवस्था की जो साम्राज्यवादी न हो, फिर भी एक विचार के आधार पर, एक तत्वों के आधार पर, एक चिंतन के आधार पर सबको साथ लेने वाली हो, ऐसा एक देश बनाना, ये हमारा स्वप्न है माननीय मोदी जी का। और वो विश्व गुरु तब बनेगा जब हमारे कण कण में, हमारे जीवन के, हमारे एक एक रग रग में एक ऐसा राष्ट्रवाद का, देशभक्ति का माहौल होगा, और ये तब विश्व गुरु बनेंगे। जी माननीय मंत्री जी, क्योंकि आप जो है 15 अगस्त से पहले बोल रहे हैं, तो आप समाज के लिए कोई अपना एक अच्छा सा, युवाओं के लिए कोई संदेश अगर देना चाहें कि, क्योंकि जो युवा है ना, वो गाय को समझना नहीं चाहता, क्यों वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहा होता है और उसको आधुनिक चीज़ें पसंद है। गाय को समझते हैं कि ये तो हमारे मम्मी पापा बस इनकी पूजा कर रहे हैं। तो कोई एक ऐसा संदेश जिससे वो रोजगार से भी जुड़ सके, आपका चलते चलते हम चाहते हैं 15 अगस्त के लिए भी और युवाओं के लिए। सही बात कही। आने वाले दिन गौ माता के हैं, ये भी समझना पड़ेगा जी। कोरोना ने बहुत जो सबक सिखाए हैं, उसमें लिविंग विथ नेचर जी, प्रकृति के साथ जीना,
प्रकृति के साथ जीना। हाँ, इसलिए हमने एक सूत्र दिया है, चलो गाय की ओर, जी, चलो गांव की ओर, चलो प्रकृति की ओर। जी, ये तीनों का समन्वय करके नई पीढ़ी को नए तरीके के अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, जी, अपना थिंकिंग को बदलना पड़ेगा। थिंक ग्लोबली जी। बट एक्ट लोकली, ऐसा विचार करके अपनी विचारधारा को आज गाय के साथ जोड़ करके कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। जी, मैंने कहा ना, जीता जागता रुग्णालय है, जीता जागता एक अस्पताल है। जी, तो उनके आधार पर कैसे हम स्वस्थ रहे, कैसे सुखी बने, कैसे एंटरप्रेन्योर बने। बहुत से बिजनेस में मंदी आने वाले हैं। हाँ जी, ऐसे समय में गौ आधारित उद्यम जो आजकल अभी भी ये एंटरप्रेन्योर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है, जो मंत्री जी बता रहे हैं। उसके लिए मैं आपसे अलग समय मांग करके उसका पूरा मैं वेबिनार कर सकता हूँ जी। कि इतने बड़े अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, जी, इतना बड़ा आज पोटेंशियल एरिया है। पीपल बाबा का आप कोई वीडियो देख लेना, जी। यूट्यूब में है। उन्होंने कहा है कि भारतवर्ष में अब ज्यादा डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, ज्यादा इंजीनियर की जरूरत नहीं है, ज्यादा BA BS BCom या तो BSc वाले की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्यादा एग्रीकल्चरिस्ट पढ़े हुए BSc एग्री किए हुए किसान की जरूरत है। बिल्कुल। एनिमल हस्बेंड्री के एक्सपर्ट की जरूरत है। जी, डेयरी वाले लोगों की जरूरत है। जी, गाय के पंचगव्य से बने हुए प्रोडक्ट के लिए एंटरप्रेन्योर की जरूरत है। जी, और वो गांव को रोजगार देगा, युवा को रोजगार देगा, विमेन्स को हमारे एम्पावर करेगा। जी, यानी कि सर्वांगीण विकास में योगदान देने वाला यही एक मार्ग है, जो गौ आधारित इकोसिस्टम वाला, गौ आधारित अर्थव्यवस्था वाला, जिसका नाम कामधेनु है। इसका नाम जो सोचो वो प्राप्त करो। प्रयास, पूरा काम धेनु, इच्छा पूर्ति करने वाला। जी, तो इसके लिए बाद में अलग एक अच्छी मात्रा में आपका हम इंटरव्यू जी। करेंगे। लेकिन युवा को मेरा विशेष अनुरोध है कि इस वक्त जरा अपनी सोच बदलो और नजरिया बदलो, जी, माइंड सेट को चेंज करके गौ आधारित गाय के बारे में सोचो, पढ़िए, वीडियो इतना आते हैं, उनको समझो जी। और उनके आधार पर अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने व्यवसाय में गाय को जोड़ो, गाय जी। के साथ जुड़ जाओ। और जो मैं कहता हूँ ना कि नई सदी का शंख बज गया है, अपना फर्ज निभाना है, जी, गौपालन गौ संवर्धन करके उन्नत राष्ट्र बनाना है। जी। तो उन्नत राष्ट्र बनाने में गाय को साथ में लेकर के गौपालन गौ संवर्धन, गौ आधारित अर्थव्यवस्था में हम हमारा योगदान दे, यही 15 अगस्त का हमारा युवाओं को संदेश है। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और लोटस टावर टीवी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अब आप लोग समझ गए होंगे आपसे मिलकर, आपको देखकर, कि कितने सरल और कितना बड़ा देश की इकोनॉमी के साथ जुड़कर काम किया जा सकता है। कामधेनु के साथ आपके जो चेहरे पे हमेशा खुशी छाई रहती है, यही राज है, ये आप सबको पता चल चुका है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद। और लोटस टावर टीवी की तरफ से आपका वंदे गौ मातरम। जी, गौ माता की जय। जी। साथियों, आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा कि हम आदरणीय वल्लभ भाई कथेरिया जी के साथ जो अभी आपको उनके विचारों से अवगत कराया है। कभी भी उनकी बात सुनने के लिए आप लोटस टावर टीवी के साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।